कक्षा 11 के आज इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। हमारा पहला पाठ चल रहा है समय की शुरुआत से, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था। देखिए, भोजन प्राप्त करने के उस समय कई तरीके थे। सबसे फर्स्ट था संग्रहण करना, संग्रहण यानी गैदरिंग। गैदरिंग इकट्ठा करना। नंबर 2 पर है शिकार करना यानी हंटिंग। नंबर 3 पर है अपमार्जन, अपमार्जन यानी स्कैविंग। और नंबर 4 पर है मछली पकड़ना यानी फिशिंग। देखो, अपमार्जन का मतलब है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, त्यागी वस्तु की सफाई करना। यानी कोई जानवर थे, उनके मरे हुए जो जानवर होते थे उनके साइड का कचरा वगैरह निकालकर उसे साफ कर कहना, ये अपमार्जन। देखिए, अब क्या था, संग्रहण के अंतर्गत वे क्या करते थे कि जो भी उस समय पेड़ पौधे, फल फूल, कंदमूल, बीज, बेल, गुठलियां इत्यादि थे, उन सबको वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। इस बात की हमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि हड्डियों के तो जीवाश्म हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के जीवाश्म हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जो आदिकालीन होमोनिड मानव था वह अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा जानवरों की लाशों के इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करता था। अब देखो, आपके शब्द आया है रसदखोरी। रसदखोरी, रसदखोरी का तात्पर्य है भोजन की तलाश, तलाशना। देखिए क्या था, जो होमिनिड मानव था वह अपमार्जन यानी त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करके, यानी जो जानवर मरे हुए थे उनके मांस को खुरच कर उन्हें खाने योग्य बनाना, और भोजन की तलाश के अंदर वो ऐसा करते थे। जो जानवर या तो अपने आप मर जाते थे या किसी हिंसक जानवर के द्वारा मार दिए जाते थे, ऐसे जानवर उन्हें प्राप्त होते तो वह उनको इकट्ठा करके ऐसा करते थे। जो पूर्व होमिनिड है वह चूहे, छछंदर, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी थे, उनको भी खा जाते थे। शिकार करना, शिकार करना लगभग 5 लाख साल पहले हमें मिलता है। साल पहले इसके प्रमाण मिलते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से मानव ने शिकार करना शुरू किया था। इसके हमें जो साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होते हैं 2 स्थानों पर। सबसे पहले जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए शिकार के वो है दक्षिणी इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव में, और दूसरा हमें जर्मनी में शोनिंजन स्थानों पर हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपकी बुक के अंतर्गत एक मानचित्र भी दिया हुआ है, देखिए ये वाला। इसके अंतर्गत ये स्थान बताए हमें हैं कि जर्मनी के अंदर शोनिंजन और इंग्लैंड के अंदर बॉक्स ग्रोव नाम के 2 स्थान है जहां पर हमें शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ना है लगभग 35,000 साल पहले शुरू कर दिया था। ये भी क्या था, मछली पकड़ना भी उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ही इस कार्य को शुरू किया था। कहा जाता है कि जो इसके साक्ष्य भी हमें यूरोपीय स्थलों पर मिलते, यूरोप के अंदर ही मिलते, पूरा स्थलों पर प्राप्त होते। स्थानों के नाम नहीं है एग्जैक्ट इसके, लेकिन यूरोप के अंदर हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। जो पूर्व मानव था वह चेक गणराज्य में दोलनी नदी थी, उसके किनारे पर शिकार करने के लिए उनको चुना, क्योंकि कोई भी जो जानवर था वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे अवश्य आएगा और वह उसका वहां पर शिकार करते थे। इन सब चीजों से, बातों से ये तो संभव हो गया कि जो उस समय का आदि मानव था वह शिकार के द्वारा या संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करता था, यानी वह अपना जीवन व्यतीत करने के तरीकों को जान चुका था। अब लगभग
7 से 5 साल पुराने हमें, 7 से 5 लाख साल पहले हमें जो हस्त कुठार का मतलब है औजार या शल्क उपकरण प्राप्त हुए हैं 5 से 7 लाख साल पहले। 5 से 7 लाख साल पहले हमें शल्क उपकरण व हस्त कुठार प्राप्त हुए। ये हमें 2 स्थानों पर मिले हैं, केन्या में किलांगे और ओलो जरे साइड। इन 2 स्थानों के अंदर हमें शल्क उपकरण और ये हस्त कुठार मिली है। ये औजार एक स्थान पर इकट्ठे कैसे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो संभव है कि इन स्थानों पर ये खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्राप्त करते थे। ठीक है, ये लोग यहाँ इकट्ठा करके रखते थे, या तो इन स्थानों पर ये बार बार आते थे या फिर वे वही यहीं पर रहते थे। कुछ हमें शिल्प कृतियां भी प्राप्त हुई हैं। शिल्प कृतियां से तात्पर्य है शिल्प कृति यानी मानव निर्मित कोई भी औजार, मानव निर्मित औजार, ये हमें उन स्थानों से मिले हैं। क्योंकि जो वहां पर मानव आता था तो वहां पर कोई मूर्ति या औजार छोड़ जाते थे, और जहां पर ये कम मिले हैं तो यानी कि वहां आवागमन उनका कम होता था, यानी आना जाना उनका कम रहता था। अब 1,25,000 साल पहले गुफाओं को छोड़कर वे लोग खुले स्थान पर निवास करने का प्रचलन भी शुरू हो गया। ये हमें मिलता है 1,25,000 साल पहले की बात करती है। 1,25,000 साल पहले खुले स्थानों पर रहना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया था, यानी गुफाओं को छोड़कर। इसके साक्ष्य हमें 2 स्थानों पर मिलते हैं यूरोप के अंतर्गत। वो हमें मिलते हैं दक्षिणी फ्रांस में लेजेरेट गुफा, और दूसरा हमें दक्षिणी फ्रांस के ही समुद्र तट के समीप टेरा अमाटा। ये 2 प्रश्न हम छोटे भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ये स्थान जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखने जरूरी है कि ये साक्ष्य में कहाँ प्राप्त हुए, क्योंकि पेपर में इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें जो ये स्थान है वह हमें वहां पर दक्षिणी फ्रांस के अंदर मिलते हैं, यूरोप के अंदर ही। वहां जो ये लेजेरेट गुफा है और जो टेरा अमाटा है, वहां पर हमें घास फूस से बनी हुई, कहाँ पर, यहाँ टेरा अमाटा के अंदर हमें घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी मिली है, जो शायद जब मौसम बदलता था तब वो लोग बनाते थे, यानी या तो ज्यादा धूप में या बारिश की ऋतु में उससे बचने के लिए उन्होंने ये एक गुफा भी बनाई। ये भी आपकी बुक के अंतर्गत एक फोटो दी हुई है, ये देखिए ये वाली है, ये टेरा अमाटा गुफा जिसे इस प्रकार से झोपड़ी बनाकर दिखाया गया है। अब केन्या के अंतर्गत चेसोवांजा, और देखिए केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट फ्रांस में। इन 2 स्थानों के ऊपर हमें पत्थर के औजारों के साथ में आग से पकाई गई चिकनी मिट्टी की जली हुई हड्डियां मिली है, यानी हड्डी के ऊपर चिकनी मिट्टी लगाकर उसे आग में पकाकर रखा गया है। और ये बात हमें लगती है 10 से 14 लाख साल पुरानी, साल पहले का। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि वो लोग आग से भी परिचित हो सके। अब ये आग ज्वालामुखी के द्वारा लगती थी या उन लोगों ने सुनियोजित ढंग से लगाई, यानी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने आग जलाना सीख लिया। लेकिन इसकी सटीक जानकारी
जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन इस चीज से हमें एक जरूर फायदा था। जो आग जलती थी, चाहे वो नियोजित ढंग से लगाई गई थी उन्होंने, उसके अंदर क्या था कि जो ये नियंत्रित आग थी उससे गुफा के अंदर प्रकाश रहता था और उष्णता रहती थी, यानी आग से प्रकाश व उष्णता प्राप्त होती थी गुफा के अंदर। उससे क्या होता था कि जो अंदर तो उन्हें एक तो रोशनी दिखाई देती थी, गुफा के अंदर आराम से वो रह सकते थे, दूसरा वो भोजन को पका सकते थे, लकड़ी को और अधिक कठोर कर सकते थे, भाले की नोक को और तीखा कर लेते थे और खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा भी कर लेते थे, क्योंकि आग से जानवर देखकर भाग जाते थे। अब स्टार्ट हो गया औजारों का निर्माण। अब उन्होंने आग जलाना सीख लिया, तो औजार कैसे बनाए ये भी उन्होंने सीख लिया, क्योंकि मानव धीरे धीरे अपनी औजारों का निर्माण, क्योंकि जब उसने शिकार करना शुरू किया तो औजारों की उसे आवश्यकता अधिक हुई, क्योंकि प्राइमेट लोग औजार नहीं बनाते थे, ये तो हम जानते हैं। होमिनिडों ने ही औजार बनाना शुरू किया था, पत्थर के औजार बनाने लगे थे और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे जो हमें प्राचीन साक्ष्य है वह हमें मिलता है इथोपिया और केन्या के पुरास्थल से, यानी औजारों के साक्ष्य हमें मिले हैं इथोपिया और केन्या। इन दो स्थानों से हमें औजार निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संभव है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे ये पहले पत्थर के औजार बनाए। कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे इन्होंने ही सर्वप्रथम औजार बनाए। ठीक है, अब क्या था कि ये स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर पत्थर के औजार बनाते थे। 35,000 वर्ष पहले जानवरों के मारने के तरीके में भी सुधार हुआ, क्योंकि वे अच्छे तीखे और अच्छे हथियार बनाने लगे थे, इसलिए उनके शिकार के तरीकों में भी सुधार हो गया। इस बात का प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों से तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजारों से मिलता है। ये हमें प्राप्त हुए हैं, तो भाले जो फेंक के मारे जाते थे और तीर कमान, ये सब वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, तो उनसे ये पता चलता है कि वे लोग जानवरों को मारने के नए तरीके जान चुके थे। वे मांस को साफ करते थे और केवल सेक कर उन्हें सुरक्षित रखने का तरीका भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद में कुछ और थोड़े थोड़े परिवर्तन हुए, जैसे समूहदार जानवरों को पकड़ा जाना, समूहदार जानवरों का पकड़े जाना और उनके रोएदार बालों से कपड़े की तरह प्रयोग में करना। जो जानवर बालों वाले होते थे उनको पकड़ना और उनकी जो खाल को उतारकर उसे कपड़े के रूप में प्रयोग करना। सिलने की सुई का भी आविष्कार उस समय हो गया था, क्योंकि हमें सीले कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं 21,000 वर्ष पुराने, लगभग 21,000 वर्ष पुराने हमें सिले कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह तात्पर्य हो गया था कि वे कपड़े भी पहनना सीख चुके थे। और उन्होंने पंचबेड़ लेख तकनीक के द्वारा लकड़ी पर नुकीली पंचबेड़ तकनीक के द्वारा हथियारों को उन्होंने नुकीला करना शुरू कर दिया, और संभव है कि वे इनसे जो भी लकड़ी के दांत या ब्लेडें या हड्डी जो भी हथियार बनाते थे उन पर कुछ नक्काशी भी कर लेते थे। अब बात आती है कि पंचबेड़ तकनीक क्या है। इस पर आपको प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पंचबेड़ तकनीक क्या है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसमें 5 बातें हैं, यानी 5 तरीके से इस पर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखो क्या था कि एक बड़े पत्थर के ऊपर तरीके से उसके सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। यानी कोई बड़ा पत्थर होता, जैसे ये पत्थर है, उसके ऊपरी सिरे को किसी दूसरी पत्थर की सहायता
हटाकर उसे नीचे से नुकीला किया जाता था। फिर एक चपटी सतह तैयार की जाती थी जिससे प्रहार किया जाता था, जिसे उसे प्रहार मंच या घन भी कहते थे। फिर इस पर हड्डी जैसे सींग से बने पंच हथौड़े की सहायता से उस पर प्रहार करते थे और उसके बाद में हड्डी पर इससे धारदार पट्टी बन जाते थे, जो इससे वो करते थे। देखिए ये चीज आपकी इस बुक में यहाँ पर दी हुई है, पंच ब्लेड तकनीक। इसके अंदर देखिए बड़े पत्थर को काटा जा रहा है, फिर उसे सीधा किया जा रहा है, यहाँ पर ऊपर से हटाया जा रहा है, फिर इस प्रकार से इसे नुकीला किया जा रहा है। नुकीला होने के बाद उसे अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं, फिर किसी हड्डी व सींग के द्वारा उसके ऊपर नक्काशी की जा रही है और लास्ट के अंतर्गत ये इस तरह का हथियार तैयार हो गया था। तो इस प्रकार उन्होंने औजारों के पंच ब्लेड तकनीक से एक तरीके के औजार बनाकर अपना शिकार करना शुरू किया। तो आज की हमारी क्लास में हमने पढ़ा है कि भोजन कैसे प्राप्त किया और वो निवास स्थान बनाकर रहने लग गए और औजारों का निर्माण भी कर लिया। अगली क्लास में हम उनकी भाषा के बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।